ओके गाइज देखते हैं, देखिए वेलकम। ओके गाइज वेलकम। देखिए नेक्स्ट पार्ट 4 लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए टॉप 500 जीएस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आप मेरे पुराने पार्ट्स देखना, एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगी। हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, और जो भी क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड बनता है वो भी दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन सारे वही हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, आरआरबी, डी ट्रिपल एस बी, देखिए जहाँ पे भी आपकी जीएसजी आएगी ना, जहाँ पे भी इनके अलावा भी वहाँ भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पार्ट 4 है, शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्या ही करेंगे, अब यही करेंगे। चलिए देखिए, रेपिटेशन रिवीजन की है। ठीक है, हमेशा यही याद रखना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन विद पीएच इक्वल टू 0। कह रहा है सॉल्यूशन जिसका पीएच इक्वल टू 0 है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए, पीएच का ना एक स्केल होता है आपका पूरा। ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए जी। देखिए एक पूरी पीएच स्केल बना देते हैं। देखिए ये पीएच स्केल ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 7, ठीक है, और यहाँ पे आपका 14। ये आपका पीएच स्केल होता है। ठीक है, और 0 पे आपके एसिडिक होगा। ठीक है, मोस्ट हाईली एसिडिक यहीं पे 0 पे जाता है, और यहाँ पे आपका बेसिक जाता है, हाईली बेसिक, जिसे आप एल्कलाइन भी कहते हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ। और देखिए 7 का जो है ना वो न्यूट्रल है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल रहता है जैसे कि वाटर। ठीक है, ब्लड जो है वो आपका 7.4 के आसपास रहता है, 7.35 से 7.45। तो ये आपका ब्लड है, ब्लड आपका कितना रहता है, 7.4 का पीएच रहता है। चलिए अच्छा, पीएच की फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। पोटेंस कहते हैं पी जो होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो पी होता है उसको क्या कहते हैं पीएच में, वो पोटेंस होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए पता है। देखिए, और एच क्या है, हाइड्रोजन, तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर तो सी हो गया ना। चलिए, इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा हाँ देखिए, एक होता है लिटमस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो लिटमस टेस्ट भी कह देते हैं इसको, जो आपका साइंस में होता है, केमिस्ट्री में। इसमें आपका जो बेस होता है ना, बेस अगर बेसिक चीज़ है, कोई बेसिक है, तो बेस में अगर हम लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और एसिड में डालेंगे ना लिटमस सॉल्यूशन, तो क्या कलर आता है, रेड आता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बना रहेगा। और टर्मरिक जो है, टर्मरिक मतलब हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक इज योर, व्हाट इज टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, टर्मरिक इज योर नेचुरल इंडिकेटर। ये एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बांधवगढ़ और कान्हा ये नेशनल पार्क्स हैं। तो आपका बांधवगढ़ और जो नेशनल पार्क है कान्हा, ये कहाँ के हैं, किस स्टेट में है। देखिए आपका उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए आपका पीलीभीत है। ठीक है, और आपका दुधवा है। देखिए पीलीभीत है टाइगर रिजर्व, और दुधवा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट आपका उत्तर प्रदेश में। फिर हम चलते हैं गुजरात पे। देखिए गुजरात में ना आपको पता होना चाहिए, एक तो गिर है, गिर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशियाटिक लॉयंस के लिए। और गिर के साथ ना आपका गुजरात में एक और आ जाता है। ठीक है, गुजरात में एक तो गिर हो गया और एक वंसदा हो गया। ठीक है, एक वंसदा हो गया। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश तो इसका आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा है और बांधवगढ़ है, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, आपका आंसर भी हो गया सी। अच्छा राजस्थान का भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिए। राजस्थान के आपके सरिस्का होता है, केवलादेव होता है। ठीक है, और रैंथम्बोर भी होता है। ठीक है, चलिए अच्छा मैं आपको और बता देता हूँ कुछ स्टेट्स के, जैसे यूके है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड का आपको पता होना चाहिए, वैली ऑफ फ्लावर्स वहाँ पे है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। राजा जी, देखिए राजा जी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजा जी। ठीक है, और आपका ना जिम कॉर्बेट भी है। ओ नाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये आपके उत्तराखंड के हो गए। ठीक है, महाराष्ट्र का मैं आपको बता दूं तो तदोबा हो गया। ठीक है, और आपका राजीव गांधी भी हो गया। ये दोनों नेशनल पार्क याद रखेंगे। महाराष्ट्र का बता दिया। देखिए असम का भी देख लेते हैं। असम क्या होते हैं, मनस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, धिब्रू साइखोवा। और अरुणाचल के देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश के आपके, हाँ, मॉलिंग, नामडाफ,
और पक्के पक्के पखुई। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। चलिए ऐसे स्टेट्स के आपको इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है और टैक्स रेट होता है, इसके बीच में रिलेशनशिप बताना है कि कौन सा कर्व बताता है रिलेशनशिप। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड एंड टैक्स रेट। तो देखिए इसमें सिंपल चीज़ में बता देता हूँ। देखिए पहली चीज़ पे आते हैं, फिलिप्स कर्व पे आते हैं। देखिए फिलिप्स कर्व आपका किसके बारे में बताता है? ये बताता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। ये आपको ना मतलब सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो कर्व फिलिप्स कर्व होता है। फिर आपके देखिए लॉरेंस कर्व लिखा है, कुर्जनेट कर्व लिखा है। ये आपका इनकम इन इक्वालिटी पे बताता है, इनकम इन इक्वालिटी पे बताता है। इनकम इक्वालिटी पता है क्या होती है? जैसे आपका अगर अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, कर गया, तो क्या होगा कि अर्बन एरिया में जितना काम करने पे आपको इनकम मिलेगी ना, द इनकम यू विल गेट इन अर्बन एरियाज फॉर द सेम वर्क इज मोर देन इन द रूरल एरियाज। सो एक पर्सन जो सेम काम करता है उसको डिफरेंट इनकम्स मिल रही है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो दैट इज व्हाट इज इनकम इनक्वालिटी, ठीक है। और आपका कोजनेट कर्व, लॉरेंस कर्व, अच्छा इनकम इक्वालिटी आपका गिनी कोफिशिएंट भी बताता है, ठीक है। क्या कौन बताता है? गिनी कोफिशिएंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेफर कर्व आपका इसका आंसर है, टैक्स रेवेन्यू वाले से, टैक्स से रिलेटेड आता है तो लेफर कर्व डाल देंगे, ठीक है। अच्छा एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और एक नाम और याद रखना है आपको, रैगनर फ्रिश, जिसने माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में बताया था, डिफरेंस किया था, ठीक है इनको, ठीक है। ये आपका रैगनर फ्रिश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, इनको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका लैटिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। देखिए ऐसे एक वो डंकन पैसेज का भी मेरे को याद आ गया, एकदम से बता देता हूँ। डंकन पैसेज आपको पता होना चाहिए, स्मॉल अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में होता है, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार के बीच में कौन सा होता है? 10 डिग्री चैनल होता है, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल होता है। ये तो आपके अलग पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये तो आपके अलग पॉइंट्स हो गए, इन्हें याद रखेंगे। अच्छा अगर पूछता है 17th पैरेलल, देखिए ये नॉर्थ के हैं सारे, हर हमारा इंडिया भी देखिए ज़्यादातर वर्ल्ड पूरा मेनली नॉर्थ में ही है ना, तो देखिए 17th पैरेलल जो नॉर्थ का है, इक्वेटर के नॉर्थ में जाते हैं तो 17th डिग्री पर, तो उसी को हम 17th पैरेलल कह देते हैं लैटिट्यूड को। और ये आपका साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम को क्या करता है, मतलब उनके बीच में है, ठीक है। बस आपको ये नहीं देखना कि ये इनकी बाउंड्री लाइन है, ये नहीं, ठीक है। सिंपली चीज़ है कि ये इनके बीच में आता है 17th पैरेलल। 24th पैरेलल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में माना जाता है, पाकिस्तान के द्वारा, बस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मानता है, इंडिया इसको अपनी एलएसी वेलेसी नहीं मानता, ठीक है। वैसे क्या है? रेड क्लिफ लाइन है, क्या है, ठीक है, रेड क्लिफ। और पाकिस्तान और उसके बीच में ड्यूरेंड लाइन है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इंडिया चाइना का मैकमोहन लाइन है। अच्छा 38th पैरेलल लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है, ठीक है, 38th पैरेलल, ठीक है, 38th पैरेलल इज द आंसर। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल होता है, ये हो गया। इसके बाद देखिए 49th पैरेलल लिखा है, ये आपका यूएस और कनाडा के बीच में होता है, किसके? यूएस और कनाडा। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यूएस कनाडा के बीच में आपकी मेडिसिन लाइन भी होती है, मेडिसिन, ठीक है, MEDICIN, मेडिसिन लाइन कहाँ होती है? यूएस और कनाडा, ठीक है। देखिए इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि बस मज़ा ही आ जाना है। 49th पैरेलल मेडिसिन लाइन यूएस कनाडा के बीच में, ये आपको कुछ पैरेलल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, यही पता होनी चाहिए, आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। ओके अच्छा पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया श्रीलंका, ठीक है, ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कुछ कुछ। अच्छा चलिए, अच्छा राबी खारिफ, अच्छा ये क्रॉप्स देखिए मार्च एंड जुलाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि एक होती है राबी, ठीक है, एक होती है खारिफ, एक होती है जैद,
इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ होनी, ये तो होना ही चाहिए ना। देखिए देखिए, राबी आपकी विंटर होती है, खारिफ आपकी मॉनसून होती है, और ये जैद आपकी क्या हो गई, समर हो गई। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद देखिए इनके वो मंथ्स पता होने चाहिए। देखिए अगर ये विंटर है तो विंटर आपका कब से चलता है, अक्टूबर से चलता है मार्च तक, ये आपका विंटर हो गया। और फिर आपका मॉनसून आ गया। देखिए मॉनसून आपका चलता है, अच्छा हाँ ठीक है, तो जुलाई से मान लेते हैं। देखिए जुलाई भी हो सकता है या अगस्त भी हो सकता है, ठीक है। और चलता कब तक है आपका, अक्टूबर तक चलता है। ये आपका मॉनसून का टाइम हो गया। और समर का टाइम आपका क्या हो गया, मार्च से जुलाई। तो ये जो क्वेश्चन है वो जैद क्रॉप्स के बारे में आ गया ना, जैद क्रॉप्स। अच्छा क्रॉप्स होती कौन कौन सी हैं, कुछ कुछ क्रॉप्स की क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बारले, ठीक है। ये जो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही बता देता हूँ, ठीक है। बारले, वीट, ठीक है, और आपका बारले, वीट, लिनसिड, पी, ग्राम, ये किसके हो गए, राबी के हो गए। चलिए अच्छा अब देखते हैं इसका क्या कहते हैं, खारीफ क्रॉप्स। देखिए खारीफ जो मानसून में होती है, सबसे इम्पोर्टेंट तो राइस ही है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका राइस ही है ना, बस ये याद रखना है। फिर आपका देखिए राइस हो गया, और आपका हो गया जूट हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और आपका बाजरा भी हो गया। ये आपके किसके हो गए, खारीफ हो गए। अच्छा समर में आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन और वेजिटेबल्स, ठीक है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन ऐसा बन ही जाता है, ठीक है। अच्छा अब मार्च एंड जुलाई से जैद होती है, जैद आपका कौन सी होती है, वाटरमेलन, यही एक आंसर है, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको इसमें बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि बोरिक एसिड, देखिए देखिए आपको क्या होता है कि जब चोट वोट लग जाती है तो हम बोरिक एसिड यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, और एंटीसेप्टिक होता है, सेप्टिक ना हो जाए। सो वी विल यूज़ बोरिक एसिड फॉर इन्फेक्शन एंड सेप्टिक्स, ठीक है। तो आपका 2 हो गया बोरिक एसिड का, तो एंटीसेप्टिक होता है। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड का पता होना चाहिए क्या होता है, विटामिन सी होता है ना। और आपको पता है विटामिन सी किस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। तो आपका यहाँ फ्रूट, सिट्रस फ्रूट ऑरेंज है। और देखिए एक चीज़ और कि जो सिट्रिक एसिड होता है इनमें, सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेमन भी होता है, याद रखना, लेमन भी सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज भी है, ठीक है। अच्छा और भी और देखते हैं एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड तो सीधा पिकल के लिए ही होता है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, एसिटिक एसिड पिकल के लिए होता है, और एसिटिक एसिड को आप इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, ठीक है। चलिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और ये एंटासिड होता है, ठीक है। क्या होता है, एंटासिड होता है। तो बस बन गया क्वेश्चन आपका। इसमें ए का 2 है, बी का 4, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना, पता होना चाहिए चीज़ें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवियो संजनो, लेट्स डू इट नाउ। देखिए आगे आपका बैटल पे आ गया, बाबर के बैटल्स पे आ गया। तो देखिए अगर मैं सीधा आंसर नहीं बताऊंगा, मैं पहले आपको पूरा डिस्कस कर देता हूँ कि बाबर आया था, कब आया था, 1526 में आया था, आगे जी। फिर इसने 1526 में भी बैटल लड़ा था, 27 में भी लड़ा था, 28 में भी लड़ा था, 29 में भी लड़ा था, लड़ने दीजिए। अच्छा ये पता होना चाहिए कौन कौन से लड़े थे। तो देखिए 1526 में पानीपत का पहला बैटल जो लड़ा गया था वो बाबर के थ्रू ही लड़ा गया था। किसके साथ लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी के साथ। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी को हरा दिया था इसने, और बाबर ने, और पानीपत का लड़ा था, और फिर इंडिया में ही रूल इस्टेब्लिश कर लिया था, मुगल एम्पायर शुरू कर दिया था।
अच्छा अगले कर लेते हैं। देखिए पहले पानी का, फिर खानवा बैटल लड़ा, ठीक है, फिर आपका लड़ा इसने चंदेरी लड़ा, ठीक है, और फिर इसने लास्ट जो बैटल था इसका वो था घाघर, ठीक है, कौन सा घाघर, ये लास्ट बैटल था 1529 और 30 में ये फिनिश हो गए थे भाई साहब, निकल लिए थे। फिर हुमायूं आ गया था, इसका जो बेटा था हुमायूं, ठीक है। चलिए हुमायूं के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, चंदेरी। चलिए जी, अच्छा इसका आंसर तो चलो सी हो गया, ये तो हमने मान लिया कि भैया सी आंसर है, लेकिन ये तो बताइए कि बाकी बैटल्स क्या हैं। देखिए खानवा डिस्कस कर लिया, घाघर डिस्कस कर लिया, चंदावर रह गया, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं चंदेरी और चंदावर में, ठीक है। चंदावर आपका मोहम्मद घोरी ने लड़ा था। किसने, मोहम्मद घोरी ने। किसके साथ लड़ा था, जयचंद। जयचंद वही है जो कन्नौज का राजा था। कहाँ का, कन्नौज का। कब लड़ा गया था ये 1193 में लड़ा गया था ये बैटल, ठीक है। 1193, 94 भी हो सकता है, 93, ठीक है, मतलब दोनों में ईयर्स में चला था। और एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने मोहम्मद घोरी का बताया ही है तो देखिए 1192 और 91 के जो बैटल्स हैं, बैटल ऑफ तरायन हैं, जो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान ने लड़े थे, ठीक है जी, इनके वर्सेस था ये दोनों के। और ये बैटल ऑफ तरायन है, कौन से, तरायन। दीज आर बैटल ऑफ तरायन ऑफ 1191 एंड 1192, मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। सो फर्स्ट बैटल वॉज वॉन बाय पृथ्वीराज चौहान, सेकेंड बैटल वॉज वॉन बाय मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी सेकेंड बैटल जीत गया था, फिर उसने यहाँ पे क्या कहते हैं चंदावर में फाइट करी थी, ठीक है, जो जयचंद था उसके साथ। ओके, इसके अलावा ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुज़ुक-ए बाबरी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी थी, एक बाबर ने लिखी थी, एक जहांगीर ने, जो सिर्फ और सिर्फ ये दो मुगल थे, ये दो मुगल थे जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी, खुद की बायोग्राफी लिखी थी, तुज़ुक-ए बाबरी और तुज़ुक-ए जहांगीरी। ये जहांगीर भी था, उसने भी लिखी थी ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, तुज़ुक-ए बाबरी को पर्शियन में, अच्छा ये किस में थी ये पता होना चाहिए, ये टर्की लैंग्वेज में थी, तुर्क था ना बाबर, तो तुर्क था, टर्की का था। अच्छा, बाबर जो तुज़ुक-ए बाबरी जो बाबर ने लिखी थी उसको कन्वर्ट करा था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, जो अकबर के टाइम पे था, अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने पर्शियन में चेंज करा था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज येलो बुक। देखिए येलो बुक पे क्वेश्चन आ गया है। देखिए मुझे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद आ रही है। देखिए चीज़ ये, देखिए ये देख लीजिए कि आपको पता होना चाहिए, ह्यून सांग था ना, ह्यून सांग, चाइनीज ट्रैवलर वॉज ह्यून सांग, जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और ह्यून सांग ने जो बुक लिखी थी वो क्या लिखी थी, सी यू की। अच्छा, इस बुक के अंदर उसने क्या लिखा था, बुद्धिज्म के बारे में लिखा था, जो वेस्ट में थी, वेस्टर्न वर्ल्ड की बुद्धिज्म के बारे में लिखा था सी यू की बुक में। किसने लिखा था, ह्यून सांग की बुक थी वो। ह्यून सांग चाइनीज ट्रैवलर था जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है। हर्षवर्धन ने खुद भी बुक लिखी थी, प्रियदर्शिका बुक लिखी थी इसने। कौन सी, प्रियदर्शिका, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, बहुत। अपने अगले सेशन में क्या करूंगा, एक ऐसी स्लाइड पे हिस्ट्री की जो सारी जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं वो ऐसे ही जिसने लिखी थी राइटर और वो बुक, इसकी एक स्लाइड जरूर डाल दूंगा एज अ सरप्राइज एलिमेंट, या फिर ठीक है ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में आ जाएगा वो, आपको पार्ट 5 में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, येलो बुक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए येलो बुक जो थी ये किसकी थी ये पूछ रहा है। देखिए मैं आपको ना एक एक करके बता देता हूँ पॉइंट्स का। देखिए आपकी जो फ्रांस है, चलिए अब देखिए आप ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए आंसर यही है, क्योंकि इसलिए मैंने बोला था ट्राई कर लीजिए। अच्छा, फ्रांस की जो बुक होती है गवर्नमेंट, फ्रांस गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पेपर होता है उसको येलो बुक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आ जाते हैं आप इटली पे।
देखिए इटली का जो ऑफिशियल पेपर होता है उसको आप ग्रीन बुक कहते हैं, ओके, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका ब्रिटेन का ऑफिशियल रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, ब्लू बुक कहते हैं। अच्छा, ब्रिटेन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा अभी, जापान की जो आती है ऑफिशियल पब्लिकेशन जो गवर्नमेंट की है उसे ग्रे बुक कहते हैं, ठीक है। ये तो आपके हो गए इनके इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, इंडिया का भी एक ऑफिशियल पेपर होता है, उसको क्या कहते हैं, वाइट बुक आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वाइट बुक किसका होता है, अच्छा, इंडिया के साथ साथ ब्रिटेन का भी। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये करते हैं, निरपाक टूटेज इज नोन एज द फादर ऑफ विच रेवोल्यूशन। देखिए पूछ रहे हैं निरपाक टूटेज जो है वो किस रेवोल्यूशन का फादर था। देखिए सबसे पहले हम कर लेते हैं वाइट। देखिए वाइट था किसका, हमें पता है जी, मिल्क का था जी, ओके जी। कौन फादर थे, वर्गीस क्यूरियन थे, बढ़िया है जी, सबको पता होता है, इजी क्वेश्चन था। लेकिन बात यह है कि येलो किसका था जी। देखिए ऑयल सीड्स जो होते थे, ठीक है, ऑयल सीड्स उनका रेवोल्यूशन था येलो। अच्छा जी, कौन फादर था ऑयल सीड्स का, ये बहुतों को कम को पता होता है जी, सैम पिट्रोदा जी, ओके जी। तो सैम पिट्रोदा आपका फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन जो कि ऑयल सीड्स का होता है। फिर ग्रीन का तो देखिए सबको पता होता है, वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल। इसके जो वो थे एम एस स्वामीनाथन तो इंडिया के थे, और जो वर्ल्ड वाइड थे वो नॉर्मल बोरलॉग थे। फिर देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन आ जाता है जो कि आपका क्या होगा, आंसर ही होगा ना। अच्छा, ये होता किसके लिए, हॉर्टिकल्चर और हनी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, शहद, ठीक है। तो आपका गोल्डन रेवोल्यूशन इज द आंसर इज द, और निरपाक टूटेज ही इसके हैं फादर बोले जाते हैं, ठीक है जी। और आपको कुछ और रेवोल्यूशंस अगर इम्पोर्टेंट बता दूँ तो देखिए फिश का होता है उसे ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, और ब्लैक होता है पेट्रोलियम का। फिर देखिए गोल्डन लिखा है तो गोल्डन फाइबर जूट का होता है, गोल्डन हॉर्टिकल्चर है हनी, और गोल्डन फाइबर जूट का होता है। फिर आपका आता है सिल्वर। देखिए सिल्वर तो एग का हो गया, लेकिन सिल्वर फाइबर कॉटन का हो गया, ठीक है। और फिर और जो है मतलब याद नहीं आ रहे हैं इतने। अच्छा एक अजीब, हाँ, पोटैटो का राउंड रेवोल्यूशन याद आ गया, ठीक है, पोटैटो का राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है। ऐसी सारी ये रेवोल्यूशंस थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी, देखिए ये डेट आपको बस पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है मेरे हिसाब से, ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी हुई कब थी। देखिए इसका जो आंसर, देखिए सीधा सीधा आप डेट याद कीजिए और क्या ही करना है, ठीक है। भोपाल आपको पता है ना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फैक्ट्री की वजह से कुछ हो गया था, फैक्ट्री किसकी थी। अच्छा देखिए जो गैस थी ना इसके लिए वो थी आपकी मिथाइल, मिथाइल वेट आइसो साइनेट, ठीक है, साइनेट। बहुत लोग इसको साइनाइड बोलते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए पता होना चाहिए तो ऐसा पता होना चाहिए ना जो परफेक्ट ही हो, जो प्रॉब्लम ही ना करे, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। और थर्ड, देखिए एक चीज़ और, या तो थर्ड बोलेगा या फोर्थ, इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा उसे टिक कर देंगे, 3 या 4 दिसंबर 1984, और भोपाल मध्य प्रदेश में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले। देखिए स्केड्यूल से क्वेश्चन है, देखिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट स्केड्यूल किसका होता है, देखिए यूनियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इन सब का होता है। सेकंड किसका होता है, देखिए इमोल्यूमेंट्स सैलरीज जो होती हैं, ठीक है। फिर थर्ड किसका होता है, इमोल्यूमेंट सैलरीज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, ठीक है, गवर्नमेंट्स। और आपका फिर थर्ड आता है, थर्ड होता है आपका ओथ का, ठीक है, ओथ्स एंड अफर्मेशंस होती हैं। फिर आपका फोर्थ आएगा, फोर्थ देखिए आपका ना राज्यसभा की पावर वगैरह और सिलेक्शन वगैरह उससे इम्पोर्टेंट आता है। फिर आपका फिफ्थ होता है, मैंने इसका इमेज लगाई थी क्या, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, समझ आ जाएगा तो चले कर लेते हैं। अच्छा फोर्थ राज्यसभा। फिफ्थ आपका क्या होता है, देखिए स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और एरियाज़ होते हैं ना इंडिया के, उससे रिलेटेड हैं।
उनकी मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। फिर आपका आता है, ये आपके आते हैं अदर वाले, जिसमें अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ में आपके ना असम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, मिज़ोरम आता है। फिर आपकी 7th आ जाती है, ये आपका आता है स्टेट लिस्ट, मतलब लिस्ट जो होती हैं स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट, ये जो लिस्ट होती हैं। देखिए एक लिस्ट और इम्पॉर्टेंट है, रेजिड्यूरी। ठीक है, रेजिड्यूरी वो लिस्ट है जिसपे जो मतलब जो इन लिस्ट में ना जो सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता उसको रेजिड्यूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और रेजिड्यूरी लिस्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है, मतलब अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में ही वो टॉपिक छेड़ा जाता है। अच्छा, एक आपका फिर ये आ गया, इसमें आपका आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है जी। फिर 9th आ गया लैंड रिफॉर्म्स। 10th आपका आंसर है। ठीक है, जो कि है आपका डिफेक्शन। मतलब जो डिफेक्शन होता है ना, मतलब डिफेक्शन आपको पता है ना, जो जोन सी पार्टी जीत गई, हारने वाली पार्टी का जो पॉलिटिशियन है वो पार्टी चेंज कर ले, पार्टी जीतने के बाद दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी जीत जाएगी तो वो अपोजिट पार्टी में चला जाता है, तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। सो इसी के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया गया था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है ये स्केड्यूल, 10th स्केड्यूल। फिर आपका 11th आता है जो आपका पंचायत की पावर एडमिनिस्ट्रेशन, और 12th आता है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ की पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जी, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। अच्छा, ये देखिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया था इसमें। देखिए, यूनियन टेरिटरीज, एम्बॉलीमेंट, सैलरी, ओथ अफर्मेशन। ठीक है, ये सब मैंने डाल दिया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। चलिए देखिए, ये ओके, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पिंडार रिवर और अलकनंदा रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, सीधा आंसर बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप आंसर ट्राई कीजिए, मैं आपको एक एक करके वो बता देता हूँ। देखिए, पहले लिखा हुआ है देवप्रयाग। देखिए, देवप्रयाग के जो है, देखिए क्या होता है, अलकनंदा इज़ अ कॉमन रिवर बिटवीन ऑल द प्रयाग्स। ठीक है, तो आपका जो देवप्रयाग है वो कौन कौन सी, अलकनंदा तो है ही है, सब में कॉमन है। बस आपको जो मेन रिवर जाननी है वो है भागीरथी। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? देवप्रयाग। फिर आपकी धौली गंगा इसमें होती है जो अलकनंदा के साथ बनता है, विष्णुप्रयाग। फिर अगर आपकी नंदाकिनी रिवर अलकनंदा के साथ मिल जाती है तो आपका बन जाता है नंदप्रयाग। कौन सी? नंदाकिनी। ठीक है जी। और अगर आपकी पिंडार रिवर मिलती है तो कर्णप्रयाग। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, इसको ना याद करने का देखिए, मतलब ऐसे बना लीजिए, जैसे पिंडार जो है कर्णप्रयाग तो पाक बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंदाकिनी और नंदप्रयाग, तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर देखिए, DAV बना लीजिए चाहे इसका। ठीक है, क्या हो गया? ये धौली गंगा और विष्णुप्रयाग। फिर आपका इसका बना लीजिए बैड पाक देव, अगर बना सकते हैं तो। वैसे आपको याद है तो अच्छी ही बात है कि भागीरथी हो गया और देवप्रयाग बनता है अलकनंदा के साथ। चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, विट्रियोल्स, साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि जो वाइट विट्रियोल है वो उसमें कौन सा मेटल होता है। देखिए, आपको सारे मतलब कुछ ये जो इंपॉर्टेंट विट्रियोल्स हैं वो आपको बस पता होने चाहिए और कोई टेंशन नहीं है। देखिए, कोबाल्ट का जो होता है वो रेड विट्रियोल होता है। रेड विट्रियोल में कौन सा होता है? कोबाल्ट सल्फेट। ठीक है, कोबाल्ट सल्फेट जो होता है ये आपका रेड विट्रियोल हो गया। 7H2O भी होता है। ठीक है। अच्छा, फिर आपका आ जाता है कॉपर। ठीक है, कॉपर का आपको पता होना चाहिए ब्लू विट्रियोल बनता है। ठीक है जी। और फिर इसमें भी वही है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और 7H2O होता है। ये मतलब बहुत इजी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम का कोई मतलब ऐसा कलर से नहीं होता, उसका होता है, उसको बोला जाता है विट्रियोल ऑफ अर्गाइल या विट्रियोल ऑफ क्ले। ठीक है, विट्रियोल ऑफ अर्गाइल या विट्रियोल ऑफ क्ले बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लग रहा है मुझे। ठीक है, क्ले या अर्गाइल वाले का एल्युमिनियम हो गया आपका, और जिंक वाला जो है वो वाइट विट्रियोल होता है, और जिंक सल्फेट 7H2O बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिंक सल्फेट इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट आ गया है आपका। देखिए, ये क्या कह रहा है कि अच्छा, जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है और
एल्युमिनियम का आपको पता होगा, बॉक्साइट होता है, कॉपर का क्यूपराइट, क्या बता रहा हूँ मैं, और बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट और कॉपर का क्यूपराइट, ठीक है, ये और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अच्छा ये कह रहा है, देखिए जनरेशन होती है, 5 जनरेशन्स होती हैं, सही है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी कंप्यूटर का। 5 जनरेशन्स होती हैं। फर्स्ट जनरेशन का जो आपका मेन जो कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है, वो आपका होता है वैक्यूम ट्यूब्स। अच्छा यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है जी। फिर आपका आता है सेकंड जनरेशन, जिसमें आपको ट्रांजिस्टर्स होते थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। फिर आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आए। थर्ड जनरेशन में आपने आईसी यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स भी आ गए आपके फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। और अब जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ जनरेशन इज और माइक्रो प्रोसेसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन और याद आ रहा है कि एक तो देखिए पता है कि आपको कि WWW जो है वो टिम बर्नर्स ली थे, ठीक है, फाउंडर WWW के, वर्ल्ड वाइड वेब के, टिम बर्नर्स ली। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है कि एक तो WWW और एक W और आता है, तो इसमें फोर्थ W क्या होता है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब तो 3 W हो गए, और फोर्थ जो होता था ना उसे वॉर्म कहते हैं, WORM। मतलब ये एक कंप्यूटर में ये कंसेप्ट है कि अगर 4 W's यूज़ करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होता है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, तो मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिद्धार्थ नाम का जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट इंडिजीनियस कंप्यूटर था इंडिया का। चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका मेलिंग। अच्छा मेल, अगर आप जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, मेल करते हैं, तो आपको पता होगा कि एक तो होता है CC, एक होता है BCC। ये आप ना सेंड करते हैं ना तो ये ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो CC होता है आपका कार्बन कॉपी, मतलब जो मेल भेज रहे हैं अगर आप CC चूज़ करेंगे तो CC में जिसका भी नाम डालेंगे ना उसके पास सेम कॉपी पहुंच जाएगी, और उसके पास कॉपी तो पहुंचेगी, और उसको ये भी पता चलेगा कि जो बाकी कॉपीज़ हैं वो किस किस को गई हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप उस BCC में से किसी को भेजेंगे जो कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, जो कि आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, अगर ये इसमें आप किसी भी बंदे की आईडी डालेंगे, किसी की भी आईडी डालेंगे और उसको मेल भेजेंगे ना, तो ये वाली कॉपी वाले बंदे को नहीं पता चलेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि और किस किस को भेजा गया है। बस ये डिफरेंस होता है BCC और CC में, और आपका इसका आंसर B हो जाएगा, ठीक है। BCC इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के थ्रू जिसको भेजा जाता है मेल, मतलब कॉपी भेजी जाती है BCC के थ्रू, उसको नहीं पता चलता कि बाकी कॉपीज किसको भेजी हैं, ठीक है। लेकिन CC वाले को पता चल जाता है कि और कॉपीज किस किस को गई हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी, देखिए 4 धाम यात्रा पे रिलेटेड है, 4 धाम्स। तो आपकी जो 4 धाम्स थी, देखिए आपको पता होना चाहिए 4 धाम आपके कौन कौन से होते हैं। देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये आपके इंडिया के 4 धाम्स हैं, 4 धाम्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स में, इसीलिए ही मैंने डाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके 4 धाम क्या क्या होते हैं। तो ये आपके उत्तराखंड के उधर के, हिमाचल प्रदेश उधर की साइड के क्या है, 4 धाम है। अच्छा वैष्णो देवी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैष्णो देवी इज नॉट अ धाम, ओके। लेकिन वैष्णो देवी जाने के लिए तो अच्छी जगह है काफ़ी, लेकिन वैसे इट इज़ नॉट अ धाम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, पता होना चाहिए, ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर आपके 4 धाम्स। और उत्तराखंड के बारे में वही मैंने अभी बताया था आपको कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ठीक है, और राजाजी नेशनल पार्क था, ठीक है, और आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट। ये आपको उत्तराखंड के नेशनल पार्क पता होने चाहिए,
ठीक है। उत्तराखंड में आपका नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, नेशनल सर्वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें है ये आपका ना एक्चुअली एक तरीके से रिसेंट का भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। इंडियन एयरक्राफ्ट, बोइंग एक कंपनी थी, इंडियन एयरक्राफ्ट बनाती है वो, ठीक है। बोइंग, इंडियन एयरक्राफ्ट मेकर बोइंग डेवलप्ड अ मेटल कॉल्ड डैश विच इज लाइटर देन द एयर एंड स्ट्रोंगर देन स्टील। ऐसी एक मेटल बनाया है जो लाइटर देन एयर है लेकिन स्ट्रोंगर देन क्या है, स्टील है। तो देखिए वो था आपका माइक्रो लैटिस। ये बस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। माइक्रो लैटिस बनाया था इन्होंने, ठीक है। और वो क्या था कि आपका एयर से, देख रहे हैं, हवा से बहुत ज़्यादा हल्का, हवा से भी हल्का, और स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ माइक्रो लैटिस। किसने बनाया था? बोइंग ने बनाया था, जो इंडियन एयरक्राफ्ट मेकर है, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अरे एक चीज़ ना मेरे को याद आ रही है कि जो आपके वो होते हैं ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लेड होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लेड होता है। और जो यूरेनियम को जो फाउंड किया था और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का जो नाम दिया था वो हेनरी, वो उसने मैडम क्यूरी ने दिया था। किसने? मैडम क्यूरी ने। लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को सबसे पहले फाउंड किसने किया था? देखिए नाम नहीं दिया था, रेडियो एक्टिव नाम नहीं दिया था, लेकिन सब्सटेंस फाउंड किया था वो हेनरी बैकरेल था, ठीक है। फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। हेनरी बैकरेल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फाइंड किया था कि हाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसा कुछ होता है, लेकिन उसको एक्चुअली डिफाइन किया और यूरेनियम फाउंड किया, यूरेनियम फाइंड किया मैडम क्यूरी ने, ठीक है। चलिए मैडम क्यूरी, ठीक है। और पैरी क्यूरी भी थे, इनके हस्बैंड थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का कि नियोइज्म, नियो बुद्धिज्म सॉरी, और नवयना, जिसे नवयना भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा है ये भी, नवयना या नियो बुद्धिज्म। तो देखिए इसका जो आपके प्रपाउंड, मतलब इनको, इसको किसने आगे फैलाने बढ़ाया था, ठीक है। नियो बुद्धिज्म किसने अपनाया था और फिर आगे बढ़ाया था, प्रपाउंड किया था, दैट वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड ही डिड इट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था, ठीक है। और बुद्धिज्म भी नियो बुद्धिज्म, ठीक है। इनका बुद्धिज्म का मतलब था कि ना हीनयान ना महायान, कोई भी तरीके के यान नहीं, हम सिर्फ एक बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, दैट्स इट। और दैट इज नियो बुद्धिज्म, ये कंसेप्ट था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ना ये हीनयान थे ना महायान थे, दैट वाज, इन्होंने नया ही शुरू करा था नियो बुद्धिज्म, दैट वाज नवायान। अच्छा इनका देखिए, एक तो इनका न्यूज़पेपर याद कर लीजिए, मूक नायक था, ठीक है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये गए थे, ठीक है। और ये लोअर सेक्शन माइनॉरिटीज को क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज आपकी 1930 से 1932 तक हुई थी, 3 हुई थी, ठीक है। 30, 31, 32। और B.R. अम्बेडकर जी ने, मूक नायक मैंने आपको बता दिया इनका न्यूज़पेपर था, ठीक है। चलिए और ये वो थे, क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी। और इन्होंने एक पैक्ट था आपका, पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट भी साइन किया था इन्होंने, ठीक है, 1932 में। चलिए पूना पैक्ट भी किया था। अच्छा स्वामी दयानंद सरस्वती लिखा हुआ है, देखिए इनका नाम मूल शंकर भी है, रियल नेम, ठीक है। और इनकी बुक याद रख लीजिए कि सत्यरथ प्रकाश और वेद भाष्य, ये इनकी बुक्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक ना और होती है जिसे ऋग्वेद भाष्य प्रकाश कहते हैं, ऋग्वेद ऐसे कुछ है, वो भी इम्पोर्टेंट है वैसे, लेकिन वो आप समझ ही जाएंगे ना, वेद भाष्य प्रकाश या वेद भाष्य जैसा कुछ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो दयानंद सरस्वती की बुक है, ठीक है। अच्छा मूल शंकर था, और इन्होंने स्वराज वर्ड ना कॉइन किया था, ठीक है। इन्होंने ही स्वराज वर्ड को कॉइन किया था, ये कॉइन स्वराज वर्ड बनाने वाले, पहले देने वाले सबसे पहले वो थे। अच्छा ठीक है जी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी आ गए। स्वामी विवेकानंद जी का जो 12 जनवरी होता है और इसी दिन क्या बनाते हैं, नेशनल यूथ डे बनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त है, ठीक है जी। चलिए, सूर्य सेन जो है वो चिट्टगांव देखिए इंपॉर्टेंट है, चिट्टगांव आर्मरी रेड हुआ था तो वहाँ पे थे आपके सूर्य सेन। चिट्टगांव आर्मरी रेड में इन्वॉल्व थे आपके सूर्य सेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आप ये याद रखेंगे। यही कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। और आपको मुझे और अभी कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामाकृष्ण मिशन भी शुरू किया था। चलिए गाइस, थैंक यू, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे मैंने रिलेटेड बता दिए। नेक्स्ट आएगी स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर करते हैं पार्ट 5 के लिए, ठीक है। चलिए।